बजाय इसके कि उसको फेस करे, कानूनी रास्ता इख्तियार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मैं तवक्को करता इलेक्शन कमीशन खुद भी एक स्टेटमेंट देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। जितने लोगों ने, सियासी रहनुमाओं ने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से कभी किसी ने इलेक्शन इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं किए जिस तरीके से पीटीआई ने करवाए। आज आपके सामने पाकिस्तान पीटीआई का आम वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह एक चेयरमैन की हैसियत से यहां बैठा है। हमारा असल चेयरमैन, हमारा असल लीडर कल भी जो था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो इमरान खान साहब है। वो चाहे जेल में है चाहे बाहर है, वही रहनुमाई करते हैं और वही लीड करते हैं। मैं उसके नुमाइंदे की हैसियत से बैठा हूं और आपको ये हम बावर कराते हैं कि आपके कैमरों के सामने हमारा इंटायर प्रोसेस हुआ इलेक्शन का। हमने जितने इलेक्शन कराए, इस पार्टी ने हमेशा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराए। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिजिग्नेशन नहीं है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी रिजाइन कर चुका था और सेक्रेटरी जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुका था। हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 घंटे इस केस को सुना था। उस 4 घंटे के सुने में जितने भी आपके कैमरे वाले मौजूद है, पेशावर वालों से पूछे, इनके पार्टियों ने सिर्फ उस जज साहब को तप्पड़ नहीं मारे, इतने सख्त अल्फाज उस वक्त कोर्ट में भी इस्तेमाल किए थे। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इनको इनका पता है, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ पीटीआई का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। ये अवाम की बुनियादी हक है कि इसके मुताबिक इलेक्शन करे। सुप्रीम कोर्ट ये कानून मौलाना मौदूदी के केस में 1964 में सेटल कर चुकी है, बेनज़ीर के केस में सिंबल वाले में 89 में सेटल कर चुकी है कि किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है। और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। कल आपने देखा है पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, बाप बेटी भांजा भतीजा सारे लगे हुए हैं। इनका सब मकसद यही है कि पीटीआई के पास कोई निशानी न रहे। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये वो है जो हॉर्स ट्रेडिंग को बड़ा पसंद करते हैं और वो हॉर्स ट्रेडिंग में पैदा बड़े हुए हैं। यही तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हुकूमतें डिसॉल्व होती थी, असम्बलियों के केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी थी कोई ऐसा निजाम वज़ा करे जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग रोके। अगर आप पीटीआई में इस वक्त निशान लेते हैं, 227 रिजर्व सीटें किसके पास जाएगी? 70 सीटें नेशनल असम्बली, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के पास है। अगर 227 सीटें आप रिजर्व एक पार्टी से ले लेते हैं तो इनका क्या रद्द अमल होगा सदर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में इनका क्या रोल होगा? इस वक्त सबसे ज्यादा नॉमिनेशन कैंडिडेट जो फील्ड की है वो पीटीआई ने की है। अगर आप निशान वापस ले लेते हैं तो क्या ये लोग सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आप उनसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन के बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो काबिज बैठे हुए हैं पार्टियों पे, इनको इस बात का इदराक नहीं है। इनकी पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे
یہ پارٹی بچے, ان کی پوزیشن بچے, وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں, یہ بچے, ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے. کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے, میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی, آپ یہ دیکھیں, ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں, یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لے ذرا اس کو, ایک منٹ. عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سمجھوں مانیٹرنگ جج لگایا ہے, وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی. چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا, اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے. تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے, آپ پٹیشن تیار کریں. اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا, جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا, نیا بینچ, یا کوئی جج چھٹی پہ چلا جاتا نہیں تھا, بھیجا جاتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا, آپ نے کیا کیا؟ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے, ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی, اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی, منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی, اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے, اس سے کرتا دھرتا تھے. مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم وقتوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے, وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے, لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا, اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ. اور مظاہر علی نقوی, جس کے خلاف غبن کا, کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے, لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے. شرم کرو عمر عطا بندیال, شرم کرو. سے بھرے بیٹھے ہیں جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا, اس احتساب کا بھی احتساب ہوگا. وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نااہل کیا ہے, ان کا احساس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی, اور جب سوال پوچھا جائے تو کہیں نے عدالت کے پیچھے چھپ جائے. ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے دیں اور ہم سر رسی کام کر رہے ہیں. نواز شریف نے سوچا 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا. ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو, وہ 3 آدمی سننے کے بتاؤ کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا, جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے, اس کے پارٹی کا رکن ہو. موجودہ بینچ ہے, اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں, ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں, ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے, نہ ہم نہ واقف ہیں. اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو, اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. آپ کی علم میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو اوپر گیلری میں بیٹھی تھی, اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے, اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں. اگر کوئی کار نہیں ہوں گے, اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا, وہ غریب ہے, صرف اس کا یہ قصور ہے, 2 مہینے اس کو حبسے بیٹا میں رکھا گیا. اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے, تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا, تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں, آئی جی پنجاب پیش ہوں. تب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جی کو طلب کر لیا گیا. ہزاروں میں بیٹھے لوگ کیا پھول کھلا رہے ہیں, کیا تماشا کر رہے ہیں, یہ ہے ریاستی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے. تو میں جو کہتا ہوں, میں ایک عوامی نمائندہ ہوں, میں نے کہا ہے جس طرح
कल परसों देखिए, आपके सामने है वो। ये आपने उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी आवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इकदामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहें। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज़्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए, या उनके प्रपोजर सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं उठाया गया, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उसकी स्क्रूटनी पे आर्डर नहीं हुआ। अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से कोई गेम करते हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। काइंडली इस पे नजर रखें और इसके तरह इकदामात करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया, जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से उसको रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, ये सारे इस पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी लीडरशिप पे प्रेशर डाले और टेरराइज कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा से दरख्वास्त करते रहे हैं कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या आवाम खुद करें या अदलिया करेगी। हमारी आवाम से तो उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक से महरूम ना करे। इनके बुनियादी हक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखे। ये बेट का मसला ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि यह सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। आप सबका शुक्रिया। कोसा साहब कुछ कहना चाहेंगे तो इसको कर कोई बात, थोड़ा सा इसको माइक आ जाए। ठीक है, एक मिनट आगे छोड़ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप देख रही है, सारी कौम देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, एक मफलूज शख्स को जो सजा याफ्ता था, जिस तरह से उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे एम्बेसडर ने सी ऑफ किया, वो भी तारीख में एक लिखा जाएगा। जिनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना उसका फर्ज था, उसको वो रिसेप्शन करके वहां छोड़ने जाता है। और फिर जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है हाईकोर्ट की, कमाल है। एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाईकोर्ट के कमरे से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कमरे से जिस तरह उसको तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है, और जिस तरह हाईकोर्ट के अमले पर तशद्दुद किया जाता है, वकला पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी मिल्कियत जो दरवाजे तो और जो टेबल से और जो वहां चीजें मौजूद थी कमरे के अंदर, जिस तरह उनको तोड़ा जाता है और तोड़ की जाती है, और उस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक्सेस टू जस्टिस की बुनियादी हकूक कोई डिनायल ये की गई।
تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہیں ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے اور غائب ہیں، ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے، اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بیل کروا کے لاؤ، جو سب کا MP سٹنگ تھا PTI کا. یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ. یہاں جناب ذل سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی، جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8-7 کے ریشو سے. اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے. جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی، تاحیات نااہلی. اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا، کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آ گئی، تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 96 میں F1 میں 90F1 میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا ہے، وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی. آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ. اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں، آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیے گئے. اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے، اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، پاکستان کی معیشت ڈوبے گی، اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے. خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرخ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے، پوتر ہو گئے. تو کیا وہ پاناما لیک کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان والے کے بارے میں نہیں تھی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے جو غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنیز تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں. اور بھائی 6 آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے حسابدار کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو،
उन्होंने जो फाइल्स, उन्होंने जो इनकी अनअर्थ की सारी प्रॉपर्टी, और जिस तरह से फिर जेआईटी बनी और 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, वो सब ये कहते हैं रद्दी की टोकरी थी कि वो। तो फिर तो माशाल्लाह आप तो पवित्र हो गए, और बाद में आप धरती मां को लूटने का जिस तरह से आपने हर दफा मर्तबा किया है, आप चौथी मर्तबा फिर लूट के जा रहे हैं। कौम देख रही है और अब लोगों को आप नहीं बना रहे। इतनी धांधली के बावजूद प्री पोलिंग के 8 फरवरी होने दें, इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने दें, फिर खाइफ किस लिए, डरते किस लिए? ये सारी आपकी जो चल रही थी अभी आपको दिखाई गई है। बल्ले के निशान को क्या आप चाहते हैं कि देखें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये क्यों कर सिंबल रखा गया है? यूरोप में तो सिंबल नहीं है क्योंकि वहां सब एजुकेटेड है। यहां हमारी जो अनएजुकेटेड है, जो लिखना पढ़ना भी नहीं देख सकते, वो निशान पर ही वोट देते हैं। तो आप पाकिस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, दहकान को, एक मेहनत कश को आप उसके बुनियादी हक से महरूम करते हैं जब आप सिंबल को हटा देते हैं। और ये खुश ना हो, कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है, तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे? मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। अजहर मिनल्ला साहब ने अपने नोट में लिखा कि 47 से हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को तायात नाहल करते हैं, किसी को आज हमने पाबंद सलासिल किया हुआ है, ये जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदा ना होश के नाखुन लें और मुल्क को आगे चलने दें, ताकि मुल्क जो है अवाम का है। अवाम ही की रियासत को अगर देखें तो रियासत वजूद में ही तभी आती है जब आप इलेक्शन करवा के उनके नुमाइंदों को उनकी हद हुक्मरानी, अल्लाह ताला की हाकमियत आला किताबें दे दें। जब तक आप मिल्कियत अवाम को उनके मसाइल, उनकी हुक्मरानी पर नहीं देंगे, तब तक जो है आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर आया आर्टिकल 5 में लिखा गया कि वफादारी आए अवाम के साथ और ताबेदारी आईन के साथ, ये लाजिम कर दी गई है हर पाकिस्तानी पर, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो फौज का सरबराह हो, चाहे वो कोई भी हो, सदर हो या हो। सो ताबेदारी और वफादारी अवाम और आईन के साथ है। तो इसको मलहूज रखते हुए इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री होने दें, तभी हमारा ममलिकत जो है वो इंशाल्लाह तरक्की कर पाएगी। थैंक यू। कोसा साहब ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने आरओ का मामला कमाल का चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, हम ये देखते हैं, कौम ये देख रही है कि सिंध के चीफ इलेक्शन को तब्दील कर दिया एक जमात के इब्राज के ऊपर एमक्यूएम के, जबकि यहाँ पर एक आरओ का मामला था, उसका तब्दील किया जाता था, उसको चैलेंज करने से क्या पैगाम दिया जाता है? देखें, ये तो आपके सामने है कि इस वक्त जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर या एडीसीजीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में। उनके तो जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल ली तो उनको जिस तरह से धक्के दिए गए, वो दरअसल शाह महमूद कुरैशी को धक्के नहीं दिए गए, वो सुप्रीम कोर्ट को धक्के दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तजलील और तजहीक की गई है। और एक डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद, वो उसका डिटेंशन ऑर्डर कर रहा है, 5 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। सिर्फ उसका नहीं है, बेशुमार डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर्स हैं। आज तक परवेज इलाही को छोड़ा है उन्होंने, वो उसको भी धक्के दे रहे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत है। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने आप दीदा होकर कहा कि हमारे पास अगर मुखलिसी लेनी है तो जाएं, जाकर टीवी पर अपना बयान दें, हमारे पास क्या लेना है। इस हद तक जो है बेबसी, कभी अदलिया का तजहीक नहीं हुई थी जो ये पीडीएम की हुकूमत ने की, या आप चेयर टेकर्स जो हैं, ये चेयर टेकर्स नहीं अब रहे, ये चेयर टेकर, ये तसलसल है उसका, कंटिन्यूटी है उसकी। और ये जिस तरह से तजलील और तजहीक कर रहे हैं आईन की भी और अदलिया की भी, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को देखें, जब तक ये जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं बनेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भी कोई, लेकिन कदरे बेहतर होते हैं, इसलिए कि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग और उनकी तनज़ली वो और तकर्री वो एग्जीक्यूटिव के अख्तियार में नहीं होती है, वो
जुडिशरी के अपने अख्तियार में चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जी बताओ। तो इसलिए बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि पीटीआई, आप दावा करते रहे कि पीटीआई 2/3 लेगी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि नून लीग का कोई खौफ है, इसलिए आप नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहते, देखो, अगर किसी भी पार्टी का हमें होप नहीं है और हम तो चाह रहे हैं कि कोई अनकंटेस्ट इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं मुकाबला हो। बिल्कुल देखो, होप उन पे तारी है और मरियम ने मैसेज दे देना 8 फरवरी को इंशाल्लाह उसका रोल होगा नानी वाला, शी इज आउट ऑफ इट। अब ये तसल्ली रख लें, इन लीडरों को देखे, बिलावल ने 10 पॉइंट दिए, बता दीजिएगा रूल ऑफ लॉ का कोई एक पॉइंट उसमें है? बता दीजिएगा उसमें कोई करप्शन के खिलाफ कोई एक पॉइंट है? नवाज शरीफ जिस घबराहट में आकर के बैठे होते हैं वो अपना रोना रोता हो कि 1990s की इलेक्शन में और 1990 की पॉलिटिक्स में अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। हर बार आपको वो कहता है मेरी हुकूमत क्यों खत्म हुई, मेरी हुकूमत क्यों खत्म हुई। वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई सोच नहीं रखता। इज नाउ गॉन, वो इज ए हिस्ट्री बन चुका है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अदालत के सामने कि सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसलिए हम वक्तन फवक्तन उनको याद दहानी करा रहे हैं कि प्लीज इसका इदराक कर ले। कल जिस तरीके से इन्होंने पेदर पे ऑर्डर कर लिया है, ये अदलिये पे अटैक है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सारे लोग मौजूद थे, प्रोसीडिंग कैसी थी? 4 घंटे वहां प्रोसीडिंग्स हुई है। जज साहब ने हर चीज को उसको परखा है। क्या अदालतों की कार्रवाइयों में आप इतना मुदाखलत डालते हैं? जब पहले भी ये कहते थे फुल बेंच कराओ, तो फुल बेंच बनाओ, पर ये जजेस नहीं बैठेंगे। और ये जब सुप्रीम कोर्ट बैठता था इलेक्शन के सिलसिले में, ये उस भागदौड़ के लिए पार्लियामेंट जाते थे और पार्लियामेंट से हमलावर होते थे सुप्रीम कोर्ट पे। वो मिसहेब दोबारा न हो, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप यहाँ पर आके लेकिन वज़ारत साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्शन हो रही है, क्या जवाब देंगे? और वो सबसे मेरा सवाल है कि सर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मज़ाहिर 2 ग्रुप है, एक शहजाद साहब का है और एक शिव शाहीन का है। आप किस ग्रुप के हैं? देखिए, वो पार्टी में कुछ ऐसी बातें नहीं है, उसका किया, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्शन है, देखो अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीर आई है। वो आप सब लोगों ने देखा है, हर जगह पीटीआई की पजीर आई और हमारा कैंपेन चल रहा है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए हम बार बार याद दहानी करा रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को धक्के मारे गए, तो सर क्या ये उनके नाअहली नहीं है? आपको लग रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक क्वेश्चन करें ताकि समझ। देखिए, बिल्कुल ये तौहीन, इन्होंने सवाल किया एक मिनट, ये बिल्कुल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इसीलिए बैरिस्टर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया ऑन टेस्ट है। अदलिया को चाहिए कि अपना फाल किरदार अदा करें और इस चीज को बंद करें। खुदा खाकम बदहन लोग अगर अपने हाथ में चीज लेंगे तो फिर क्योस होगा, ये सिविल स्ट्रक्चर का ये डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये जो इन्होंने फरमूदात किए, धक्के मारे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जत किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेइज्जत किया है जब उन्होंने बेल लिया, और इस तरह से डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल सरीहन तौहीन अदालत आती है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। ये बताएं कि दूसरे जवेद साहब ने कॉलम लिखा है कि पीटीआई की जानिब से जो बुकला को नामजद की जमा कराने के बाद एक बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा है, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहे हैं चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसमें कंप्लीटली डेमोक्रेसी है, और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है। हमारी कमेटियां बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारी लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स है, गुज़श्ता मई से लेके ऑनवर्ड्स, वो अभी तक कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, पढ़ सके। बहुत सख्त हाथ में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में, तो बड़ा थारोली हमने देखा। इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे, क्लियर होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है
3 MPO के तहत उनका ये कहना था कि DC को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का। तो डॉक्टर करीम मजारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद PTI रहनुमा गिरफ्तार हुए, तो उसके तहत अब DC के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? जो देखिए, DC के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज़ नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूं DC के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे को डिटेन करें। देखो, आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक है और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कॉर्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है, कोई भी बंदा फाइल कर सकता है कि कोई फलां बंदा को कहां हिफ्ज़ बेजा में रखा गया। ये बेजा में आता है, तो इसलिए ये जरूरी था। ये कहिएगा कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ आपकी है या? देखिए, वो हम उसका जिक्र कर चुके, बिल्कुल हो रही है। क्या आप इसको रिजल्ट तस्लीम करेंगे, नतीजे तस्लीम करेंगे इलेक्शन के? देखो, ये टू अर्ली है। हम यही तो वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात रहे तो अगर आप इस तरह से कराते, अदरवाइज जो केयर टेकर सेटअप है उनका मैंडेट ही यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे तो ये तो गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन ना हो। हम तो थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, 7 पिटीशन है हाई कोर्ट कि इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन बर वक्त हो, फ्री फेयर हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करें और इसी प्रोसेस में हम रखेंगे। तो हम इसलिए अदलिया से कह रहे हैं कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जेक्टिव RO चलते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। ये बताइएगा कि आज आप बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे तो उनको आप चेयरमैन मानते थे दोनों, उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात, ये PTI के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखें, पहली बात तो ये कि 2018-2024 की इलेक्शन को कंपेयर न करवा ले। 2018 में मुझे बता दें कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए हों, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहां हुआ है? ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूं इसमें भी ज्यादातर PTI दे ही वोटर है, इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। के हवाले से टिकटों के नाम की फहरिस्त के फाइनलाइज के लिए इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे और क्या? देखो, ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह जल्द पे करेंगे। आपके जिन मेंबरान की के हवाले से उनको डिनोमिनेट किया जा रहा है, जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, उनके लिए आपका क्या? देखो, वो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक मिनट के लिए इसने एक ऐलान करना है, जरा तो संजोता साहब ने एक अनाउंसमेंट करनी है जी, ये इसने एक अनाउंसमेंट करनी है, बस सिर्फ वो देखिए आप इधर करके करें। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है, जो फिक्स मैच और लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का कंटिन्यूएशन है, जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि खोसा साहब ने फरमाया कि आइन में तरमीम किए बगैर ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी और उस नवाज शरीफ का हर मुमकिन तरीके से उसका रास्ता रोकेगी। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से RO ऑफिसेस मुगलों के किले बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। बाहर पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजर और सिकंडर्स हैं उनको हुलिया बदलकर, भेष बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के
तो अंदर जा सकें, अदरवाइज तो किसी और को जाने ही नहीं दे रहे। तो इस किस्म के हालात के अंदर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे पंजाब में आरओ ऑफिस प्रैक्टिकली बंद हैं, आरओ छुट्टी पर हैं। आपने कब सुना है कि स्क्रूटनी के दिनों में आरओ ऑफिस ही बंद हो? ये आरओ ऑफिस जो इस वक्त बंद हैं, इन्होंने तहरीके इंसाफ के जितने उम्मीदवारान थे मतवक्के, उन तमाम की स्क्रूटनी को आखिरी 2 दिनों के लिए पेंडिंग किया और आप दफ्तर बंद करके चले गए हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर कर रहे हैं और उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो एक नया शोशा छोड़ा गया है, हर एक की लिस्ट निकाल दी गई है कि कोई किसी का नादहिंदा है, कोई किसी का नादहिंदा है, तो उसके लिए हमें मजीद 2 दिन पेमेंट्स के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि जिनकी स्क्रूटनी आपने 26 तारीख को की थी और 27 को की थी, उनके लिए तो आपने टाइम दिया 4 दिन, लेकिन जिनकी आप 30 को कर रहे हैं उनको आप कहां टाइम देंगे? और दूसरा, आपने जो दफातर बंद किए हुए हैं, ये आप इलेक्शन शेड्यूल आपने दे दिया और इलेक्शन शेड्यूल देने के बावजूद आप अपने ऑफिस ही बंद करके बैठे हुए हैं। तो कहां पे कागजात दाखिल कराएंगे हम और कहां पर जाकर ये जो है अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे? बहुत शुक्रिया।